नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। ईडी की याचिका पर हाई कोर्ट ने केजरीवाल सिसोदिया को जारी किया नोटिस। मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च। गैस की कमी पर प्रियंका चतुर्वेदी की चिंता, बोली इसका असर आम जनता और रोजगार पर पड़ेगा। देश में एलपीजी कमी पर सियासत तेज, सपा ने सरकार को घेरा, बीजेपी ने दिया जवाब। और पंजाब बॉर्डर पर बीएसएफ की बड़ी कार्रवाई, हेरोइन तस्करी की कोशिश में पाकिस्तानी घुसपैठिया ढेर। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली हाई कोर्ट ने आबकारी नीति मामले में ईडी की याचिका पर सुनवाई की, जिसमें ट्रायल कोर्ट द्वारा अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अन्य आरोपियों को आरोप मुक्त करते समय एजेंसी के खिलाफ की गई टिप्पणियों को हटाने की मांग की गई है। जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा की बेंच ने सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है। ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने बताया है कि ट्रायल कोर्ट ने सीबीआई से जुड़े एक मामले में एजेंसी के खिलाफ कुछ टिप्पणियां कर दी थी, जबकि मामले में ईडी का कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम यानी कि पीएमएलए का मामला अदालत के सामने उस समय नहीं था और आरोपी सीबीआई के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग आरोपों से जुड़े नहीं थे। अदालत ने कहा है कि यह आदेश पहले से चुनौती के दायरे में है और संबंधित पैराग्राफों की जांच करेगी। ईडी ने तर्क दिया है कि यदि ऐसी टिप्पणियां करनी भी थी तो अदालत को पहले एजेंसी का पक्ष सुनना चाहिए था। एस.वी. राजू ने अदालत को बताया है कि यह तीसरे पक्ष से जुड़ा मामला था और ईडी इसमें शामिल नहीं थी, इसीलिए एजेंसी के खिलाफ टिप्पणियां करना अनुचित था। दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका पर सभी आरोपियों को नोटिस जारी करते हुए कहा है कि मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। अदालत ने यह भी संकेत दिया है कि सुनवाई के दौरान उचित अंतरिम आदेश पारित किया जाएगा। ईडी ने अदालत में ये मांग की है कि ट्रायल कोर्ट के आदेश में एजेंसी के खिलाफ की गई प्रतिकूल टिप्पणियां रिकॉर्ड से हटाई जाएं। इस याचिका में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया प्रमुख प्रतिवादी हैं। मामले की सुनवाई में अदालत दोनों पक्षों की दलीलों को ध्यान में रखकर फैसला करेगी। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जारी युद्ध के दौरान देश के कुछ हिस्सों में एलपीजी की कमी का असर दिखने लगा है। इस मुद्दे पर शिवसेना यानी कि यूबीटी की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने केंद्र सरकार की तैयारियों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि एलपीजी की कमी का सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा है। उनके मुताबिक गैस की कमी से होटल और छोटे कारोबार सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। इससे रोजगार पर भी संकट खड़ा होने की आशंका है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि सरकार पूरी तरह फेल नहीं है, लेकिन हालात चिंताजनक जरूर हैं। प्रियंका चतुर्वेदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी इस मुद्दे को उठाते हुए सरकार की तैयारियों पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि शांतिपूर्ण समय में सरकार हर संकट से निपटने की बात करती है, लेकिन युद्ध के समय मदद करने में असमर्थता जताई जा रही है। उन्होंने कहा है कि इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ईरान को लेकर लगातार चेतावनी दे रहे थे और प्रधानमंत्री का इजरायल दौरा भी हुआ था। इसके बावजूद भारत की तैयारियां कमजोर नजर आ रही हैं। वहीं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने राज्यसभा में कहा है कि देश के पास 5.33 मिलियन मीट्रिक टन की रणनीतिक पेट्रोलियम भंडारण क्षमता है। इसके अलावा तेल कंपनियों के पास 64.5 दिनों का अतिरिक्त भंडार मौजूद है। सरकार के मुताबिक कुल मिलाकर देश के पास करीब 74 दिन की तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता है। देश के कई हिस्सों में एलपीजी की कमी की खबरों के बीच इस मुद्दे पर राजनीति भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी ने सरकार को घेरते हुए कहा है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो संकट और बढ़ सकता है। अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा है कि गैस सप्लाई पर नजर रखने वाली 3 सदस्यों की कमेटी भी इस समस्या को रोक नहीं पाएगी। उनके मुताबिक एलपीजी की कमी का असर धीरे धीरे पूरे देश में दिखाई देने लगा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि गैस सिलेंडर की कमी से महंगाई बढ़ सकती है और अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर पड़ सकता है। सपा सांसद ने कहा है कि अगर समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो हालात और भी बिगड़ सकते हैं। वहीं बीजेपी सांसद शशांक मणि ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि मौजूदा हालात अंतर्राष्ट्रीय तनाव की वजह से बने हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार ने साफ किया है कि भारत ऊर्जा सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा और डी एस्केलेशन चाहता है। पंजाब के खेमकरन सेक्टर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर बीएसएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तानी स्मगलर को मार गिराया है। यह घटना बॉर्डर पोस्ट कालिया और नूरवाला के बीच बताई जा रही है। बीएसएफ की 142 बटालियन के जवानों ने देर रात संदिग्ध गतिविधि देखी थी, जिसके बाद एक पाकिस्तानी घुसपैठिया कंटीली तार के पास आकर हेरोइन की तस्करी करने की कोशिश कर रहा था।
जवानों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन संदिग्ध की हरकतों को देखते हुए फायरिंग करनी पड़ी। इस कार्रवाई में घुसपैठिया मौके पर ही ढेर हो गया। घटना के बाद इलाके में सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता और बढ़ा दी गई है। मृतक के पास से कुछ संदिग्ध सामान भी बरामद किया गया है, जिसकी जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि फायरिंग के दौरान कुछ अन्य पाकिस्तानी तस्कर मौके से फरार हो गए। फिलहाल वलटोहा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पट्टी के सिविल अस्पताल भेज दिया है। बीएसएफ और पुलिस मिलकर पूरे मामले की जांच कर रही है। सीमा सुरक्षा बल के सूत्रों के मुताबिक हाल के दिनों में बॉर्डर पर ड्रोन मूवमेंट और हेरोइन तस्करी की घटनाएं बढ़ी हैं। इससे पहले भी इस इलाके से एक पाकिस्तानी युवक को हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया था। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि भारतीय जवानों की मुस्तैदी की वजह से घुसपैठ और तस्करी की कई कोशिशें नाकाम हो रही हैं। धुरंधर 2 ने रिलीज से पहले ही एडवांस बुकिंग के आंकड़ों से ट्रेड एनालिस्ट को चौंका दिया है। रणवीर सिंह की इस फिल्म ने प्री सेल में जबरदस्त कमाई करते हुए शुरुआती ट्रेंड में ही मजबूत पकड़ बना ली है। फिल्म की मार्केटिंग टीम ने टिकटों की कीमतों को लेकर खास रणनीति अपनाई है, जिससे कि हर तरह के दर्शकों को जोड़ने की कोशिश की गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुंबई के प्रीमियम मल्टीप्लेक्स में रिक्लाइनर सीट की कीमत 2,900 तक रखी गई है। वहीं दूसरी ओर दक्षिण भारत के कुछ थिएटरों में टिकट की शुरुआती कीमत मात्र 59 रखी गई है। इस डुअल प्राइसिंग मॉडल का मकसद बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक दर्शकों को आकर्षित करना है। इसी रणनीति के चलते फिल्म की एडवांस बुकिंग तेजी से बढ़ती जा रही है। फिल्म के एडवांस बुकिंग के आंकड़े इसकी दमदार ओपनिंग की ओर संकेत दे रहे हैं। भारत में प्रीमियर शो के लिए अब तक 2.37 लाख से ज्यादा टिकट बिक चुके हैं। इससे घरेलू बाजार में एडवांस बुकिंग का ग्रॉस कलेक्शन करीब 13.75 करोड़ तक पहुंच गया है। अगर ब्लॉक सीटों को जोड़ दिया जाए तो यह आंकड़ा लगभग 19.46 करोड़ तक पहुंच जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी फिल्म को शानदार प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, खासकर यूनाइटेड स्टेट्स में। वहां पर 547 लोकेशन पर लगभग 38,000 से ज्यादा टिकट बिक चुके हैं, जिससे लगभग 5.15 करोड़ की कमाई हुई है। भारत और अमेरिका के आंकड़ों को मिलाकर फिल्म रिलीज से पहले ही दुनिया भर में 2.57 लाख से अधिक टिकट बेच चुकी है। T20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है और क्रिकेट फैंस अब टीम इंडिया की विक्ट्री परेड का इंतजार कर रहे हैं। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर खिताब अपने नाम किया था। इस ऐतिहासिक जीत के बाद मुंबई में भव्य रोड शो की तैयारी की चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि बीसीसीआई ने अभी तक आधिकारिक तारीख का ऐलान नहीं किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक टीम इंडिया की विक्ट्री परेड 11 या 12 मार्च के आसपास आयोजित की जा सकती है। इससे पहले भारतीय खिलाड़ी दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। ये मुलाकात प्रधानमंत्री आवास पर होने की संभावना जताई जा रही है। दिल्ली से लौटने के बाद टीम इंडिया मुंबई पहुंचेगी, जहां ओपन बस में भव्य विक्ट्री परेड निकाली जा सकती है। आमतौर पर यह रोड शो मुंबई के मशहूर मरीन ड्राइव पर आयोजित किया जाता है। परेड की शुरुआत नरीमन पॉइंट्स के पास स्थित एनसीपीए से होने की संभावना है। इसके बाद यह ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम तक जाएगी, जहां कार्यक्रम का समापन होगा। विक्ट्री परेड के बाद वानखेड़े स्टेडियम में सम्मान समारोह भी आयोजित किया जा सकता है। इस दौरान बीसीसीआई खिलाड़ियों को सम्मानित कर इनामी राशि भी दे सकती है। T20 विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के स्पिनर कुलदीप यादव 14 मार्च को मसूरी में वंशिका के साथ 7 फेरे लेकर नए जीवन की शुरुआत करेंगे। शादी का समारोह उत्तराखंड के मसूरी स्थित एक रिजॉर्ट में आयोजित किया जाएगा। इसके बाद 17 मार्च को लखनऊ के सेंट्रम होटल में भव्य रिसेप्शन पार्टी रखी गई है। इस समारोह में भारतीय क्रिकेट टीम के कई खिलाड़ी, फिल्मी हस्तियां और राजनीतिक नेता शामिल हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि दोनों की सगाई पिछले साल जून में हुई थी। पहले शादी नवंबर में होने की चर्चा थी, लेकिन टीम इंडिया के व्यस्त कार्यक्रम के कारण इसे आगे बढ़ा दिया गया। फिलहाल परिवार शादी की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। वहीं कुलदीप यादव के पिता राम सिंह यादव ने लखनऊ में मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचकर योगी आदित्यनाथ को विवाह समारोह का निमंत्रण दिया है। मुख्यमंत्री ने परिवार को बधाई देते हुए कार्यक्रम में शामिल होने का आश्वासन भी दिया है। पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक 13 मार्च को हल्दी और मेहंदी की रस्में आयोजित की जाएंगी। इसके बाद 14 मार्च को मसूरी में पारंपरिक तरीके से शादी संपन्न होगी। 17 मार्च को लखनऊ में होने वाले रिसेप्शन की तैयारियां भी जोर शोर से चल रही हैं। इस कार्यक्रम में यूपी सरकार के कई मंत्री, नामी हस्तियां और क्रिकेट जगत के कई बड़े चेहरे शामिल हो सकते हैं। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।